अब यहाँ देख रहे हैं सेकंड वाला यूज, टू डिराइव रिलेशंस इन फिजिकल क्वांटिटीज। इसका जो सेकंड यूज है वो क्या है, डिराइव रिलेशंस इन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा सीखने के लिए, देखिए हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए जो दूसरी कितनी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हो। तो यहाँ हम एक एग्जांपल समझते हैं सिंपल पेंडुलम का। एग्जांपल समझ रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करना है कि इसमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो हमें वही डिराइव करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है, जैसे पेंडुलम होता है तो उसमें क्या होता है, एक थ्रेड होता है वो किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग होता है, टाइड होता है, और एक बॉब होता है जो वेटेड होता है और वो उस थ्रेड से हैंग होता है बीच में, और हम उसको एक तरफ ले जा करके ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ से छोड़ देते हैं तो वो यहाँ से इस तरह जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो वो जहाँ से छोड़ा गया है वहाँ से जा करके और फिर वापस उसी जगह तक आएगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वहाँ से वहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमको जनरली ये पता है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो बॉब के मास पर, जो बॉब होगा वो छोटा सा लगा है या बड़ा लगा दें तो उस पर वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें फिजिकल क्वांटिटी क्या दिख रही है, बॉब दिख रही है। बॉब मास है, अगर मास को हम बड़ा कर देंगे तो उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा, मास को कम कर देंगे तो उसके टाइम पीरियड पे फ़र्क दिखेगा। तो जो हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं वो हम जनरली मान लेते हैं कि वो टाइम पीरियड पर डिपेंड करेगा। दूसरा, थ्रेड की लेंथ पर डिपेंड करेगा। अगर हम थ्रेड बहुत लंबा लगा रहे हैं तो टाइम पीरियड उसी हिसाब से होगा, और अगर हम थ्रेड छोटा सा लगा रहे हैं तो टाइम पीरियड भी उसी हिसाब से होगा। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ फ्री हैंग हो और मूव कर रही हो या बॉल कोई ऊपर नीचे हो तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी इफेक्ट होता है। तो हमें पता है जनरली फिजिकल फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है टी वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो हम उसको इस तरह से नोट करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें ये पता है कि टाइम पीरियड है, मास पे डिपेंड है, एल पे डिपेंड है और जी पर डिपेंड है। पता नहीं ये किस कंडीशन में डिपेंड होगा, ये हमने फिजिकली रूप से देखा और उसको फिजिकली रूप में नोट कर दिया। अब हम यहाँ पर एक डायमेंशन सेट कर लेते हैं। तो ये ए बी सी डायमेंशन द पावर्स ऑफ रेज्ड ऑन द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स होते हैं उनको डायमेंशन बोलते हैं। तो हमने सेट कर रखा है इनको। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगा दिया, ये लगा दिया और ये इक्वेशन बन गया 1। अब हमें क्या करना होता है सेकंड स्टेप में, ये जो स्टेप है वो हर क्वेश्चन के लिए फॉलो होने वाले हैं। फर्स्ट में जो बताए थे स्टेप चेक करने के वो भी हर क्वेश्चन में फॉलो होने वाले थे, और ये ऐसे के ऐसे ही हर क्वेश्चन में फॉलो होने वाले हैं। तो इनको 1 बाय 1 आप एज इट इज नोट करें। तो फिर क्या होगा, जब हमारा ये हो जाएगा तो हमें फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन बोथ साइड्स, डायमेंशनल
डायमेंशनल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमें डायमेंशन लिखना होगा। टी का डायमेंशन क्या होगा? टी का डायमेंशन टी होगा और इन कंडीशनों में एम और एल नहीं होगा, एम एल जीरो, यानी एम और एल नहीं होगा। टाइम का डायमेंशन टी होगा, इधर के कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डायमेंशन नहीं लिख रहे। एम मास है, मास का एम होता है, ए पावर है उसका। एल लेंथ है, लेंथ के लिए एल यूज होगा, उसकी पावर बी है। और यहाँ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? एल टी माइनस टू और उसके ऊपर लगा हुआ पावर सी। अब यहाँ से करते हैं कि एम पर कितना पावर है? एम पर ए है। एल पर कितना है? एल पर एक बी है, एल पर एक सी है, एल पर बी प्लस सी है। और टी पर कितना है? माइनस टू है और सी है, तो टी पर माइनस का टू सी है। और इनको एक सिंगल ब्रैकेट में नोट करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। और इधर वाला आपका ये है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ के डायमेंशन लिखे हुए हैं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा डायमेंशंस का, बोथ साइड्स। कंपैरिजन ऑफ डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के डायमेंशन का कंपैरिजन करते हैं। तो ए और इधर m की पावर कितनी है? जीरो। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। l पे कितना है? b प्लस सी इक्वल टू, यहाँ कितना है l पे? जीरो। यहाँ t पे कितना है? माइनस का टू सी, यहाँ कितना है? वन। टू सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू माइनस वन बाई टू। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का वन बाई टू। और यहाँ से b इक्वल टू क्या है? माइनस का सी, तो b इक्वल टू वैल्यू c का पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वन बाई टू। ए बी सी की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एज इट इज नोट करते चलें। आपको ऐसे ही अदर क्वेश्चनों में भी करना है। तो आप ABC की वैल्यू निकल आई, इस ABC की वैल्यू को पुटिंग इन फर्स्ट, इनको कहाँ रख देंगे? पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो आएगा T इक्वल टू के एम ए की पावर जीरो, एल पर वन बाई टू, जी पर माइनस का वन बाई टू, सी की वैल्यू। ठीक है, तो यानी m पर पावर जीरो हो गई, m का वैल्यू वन हो गया। अब T इक्वल टू हम नोट कर सकते हैं के एल अपॉन जी और उसके ऊपर पावर वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू है, नीचे ले आएंगे तो जी प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको नोट कर सकते हैं T इक्वल टू के एल ओवर जी और वन बाई टू को नोट करते हैं अंडर रूट। तो ये रिलेशन बन गया। टाइम पीरियड जो होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो हमें यहाँ से फाइनली पता लग गया कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यही फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, यानी इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशन स्टेबलाइज कर देता है। और हमें पता नहीं था, हमने तो फिजिकली क्वांटिटीज को जो देखा था कि इनका ये यूज हो रहा है, उसी के बेस पर हमने उनका यूज किया। और हमें पता भी नहीं था कि एल ऊपर है कि जी नीचे है, या एल नीचे है ऊपर जी है, किस तरह से इनका फॉर्मेशन होना है पता नहीं था। लेकिन जब हमने डायमेंशनली सेट किया उसको, तो अपने आप फॉर्मूला फॉर्म्ड होकर के आ जाता है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये गिवन क्वांटिटी किन अदर्स क्वांटिटीज पर डिपेंड हो रही है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला फॉर्म हो गया आपका। तो इस तरह से ही रिलेशन आपके जो क्वेश्चन में गिवन होंगे कि ये गिवन क्वांटिटीज है वो अदर किस किस पर डिपेंड कर रही है, तो उसको हम यहाँ नोट करेंगे, उसके ऊपर अपनी तरफ से ABC लगा देंगे और फिर सेकंड इक्वेशन प्रोपोर्शनल हटा कुछ कांस्टेंट लगा लेंगे और फिर डायमेंशनल बोथ साइड्स नोट कर लेंगे। डायमेंशन नोट करने के बाद हमको क्या करना है, फिर कंपैरिजन करना है।
कंपैरिजन करने के बाद ABC की वैल्यू आएगी, उस ABC की वैल्यू के बाद अगेन पुट कर देंगे फर्स्ट में ही। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मूला फॉर्म्ड हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, ये सभी फॉर्मूलों के लिए करना है, सभी क्वेश्चंस के लिए करना है। NCERT का ABC या और भी कोई बुक हो आपके पास, उन सब में आप और भी एक्सरसाइज को आगे कर सकते हैं।